नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकित गुप्ता जी के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अंकित गुप्ता और आज हम इस चैनल पर जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है करंट अफेयर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का जो टाइम है वो सुबह 7 बजे है, लेकिन पिछले 2 दिनों से कुछ समस्याओं के कारण हम लोग इसे सुबह लाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, इसका यहाँ पर पूरा विश्वास रखिएगा। और हाँ, अभी तक जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा था सर नोटिफिकेशन हम तक नहीं पहुंचा। मान लेते हैं सुबह क्लास नहीं हुई, तो जब क्लास होती है तो नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंचा तो कुछ नहीं करना है। सब्सक्राइब करने के बाद कम से कम नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और उसे ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इससे आपको क्या होगा कि सारे वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलने लग जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है अब यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो सीधा आगे बढ़ते हैं और राज कश्यप जी का मोटिवेशनल कोट आज चुना गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 9 लाइक्स इन्हीं के मोटिवेशनल कोट को मिले हैं। ये कहते हैं कि संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। सुप्रभात हम सभी को। बहुत सही कहा कि जीवन में जो भी संघर्ष आता है वो एक तरह से पृथ्वी यूँ कहें कि प्रकृति के द्वारा दी गई चुनौती होती है और उसे स्वीकार करते हुए ही हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सेशन में क्या क्या शामिल होने वाला है, तो मोटिवेशन कोड तो रहेगा ही रहेगा, ये तो हमने डिस्कस कर भी लिया है। इसके बाद प्रीवियस क्लास के रिवीजन को हम लोग यहाँ पर एक क्विक रिवीजन के तौर पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेटेस्ट करंट अफेयर्स MCQ जो कि कल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर बेस्ड होंगे। फिर स्टैटिक क्विज रहेगा। फरवरी मंथ के रिवीजन को भी हम लोग यहाँ पर शामिल करेंगे। आज 2 राज्यों पर डिस्कशन करेंगे, तमिलनाडु और गोवा, और MCQ चैलेंज एट लास्ट। तो सीधा बढ़ चलते हैं सीधा करंट अफेयर्स के रिवीजन क्लास की तरफ, जो कि कल की रिवीजन क्लास है। सभी लोग बिल्कुल रेडी हो जाइएगा, तैयार हो जाइएगा। आप सभी तैयार हैं तो ठीक है। सबसे पहले जीडीपी का यहाँ पर प्रोडक्शन रिवाइज करेंगे। करीब करीब 4 से 5 दिनों से हम लोग बराबर जीडीपी के प्रोडक्शन को रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये इतनी आसानी से याद नहीं होने वाला और समय समय पर इसमें अपडेशन भी होती रहती है। तो फिर भी कोशिश करेंगे हम लोग इसे याद करने की। प्रतिदिन इसका हम लोग रिविजन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमें ये चीज़ें याद हो जाएंगी और एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भारत की जीडीपी 2020 और 21 में कितनी प्रिडिक्ट की गई है? 4.8%। वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1.5% से लेकर 2.8% के बीच में। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या बनता है? अब तक तो सभी लोगों ने क्रिसिल का फुल फॉर्म याद कर लिया होगा। पिछली 2 क्लासेस से मैं आपको क्रिसिल का फुल फॉर्म बताता आ रहा हूं। क्रिसिल भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनती है उसके द्वारा। तो जल्दी से सब लोग क्रिसिल का फुल फॉर्म टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसी बहाने आप लोग याद कर पाएंगे। 5.2% की जीडीपी का वहां पर उन्होंने प्रोडिक्शन किया है। गोल्डमैन सैक के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो 1.6%, मूडीज के द्वारा 2.5% और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा 1.9%। S&P ग्लोबल रेटिंग्स की हम लोग बात करते हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स तो 3.5%। अभी तक नोमुरा एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जिसने भारत की जीडीपी को माइनस में प्रिडिक्ट किया है, -0.5%। इंडिया रेटिंग्स 3.6%, फिच सॉल्यूशंस 4.6%, फिच रेटिंग्स 2%। और हाँ, लास्ट में यहाँ पर एक अपडेशन हुआ है SBI के इको रैप रिपोर्ट में। पहले SBI की इको रैप रिपोर्ट में भारत की जो जीडीपी 2020 और 21 के लिए प्रिडिक्ट की गई थी वो 2.6% प्रोडिक्ट की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में इसमें लेटेस्ट चेंज हुआ है और अब इसको प्रोडिक्शन और गिरा दिया गया है 1.1%। तो ये अपडेट हुई है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। बार्कलेस के अनुसार 0.8% भारत की जीडीपी यहाँ पर रहने वाली है। ये एक नया सेक्शन है जिसमें हम लोग आज यूपी के प्रसिद्ध शहरों के जो निक नेम्स है उनको एक बार लर्न करने का प्रयास करेंगे। तो यूपी में कुछ प्रसिद्ध शहर जैसे कि आगरा सिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो द सिटी ऑफ ताज के नाम से भी आगरा शहर को जाना जाता है। प्रयागराज जिसे हम लोग पहले इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे, तो प्रयागराज को एडोब ऑफ द गॉड और सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रयागराज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 7 से ज़्यादा प्रधानमंत्रियों का जो संबंध है वो इसी शहर से आपका रहा है। कानपुर शहर की बात करते हैं तो कानपुर शहर को लेदर सिटी और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया पूछेगा तो आपको अहमदाबाद सिटी आंसर करना है और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया पूछेगा तब आपको यहाँ पर कानपुर आंसर करना होगा। लखनऊ सिटी को द सिटी ऑफ नवाब्स के नाम से भी जाना जाता है। बनारस शहर की बात करते हैं, सिटी ऑफ लाइट्स एंड सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से इसे जाना जाता है। मेरठ शहर को कहते हैं स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि मेरठ के बल्ले काफी प्रसिद्ध हैं। आगे हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर कल भी हमने थोड़ा सा प्रकाश डाला था और आज भी हम लोग थोड़ा सा इनके जीवन को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ
अंबेडकर जी की ही लीडरशिप में भारत में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। इनका जन्म मोह नामक स्थान मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसे आज डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और ये भारत के पहले कानून मंत्री भी आपके थे। जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, ये उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी आपके बनते थे। ये इकलौते ऐसे लीडर हैं जो कि तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में शामिल हुए थे। 1932 में अगर हम लोग बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर साइन किए थे, जिसके तहत जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे, यानी कि जो कम्युनिटी थी या डिस्ट्रेस कम्युनिटी थी, उन्हें अपना या दबे कुचले जो लोग हैं या दलित कम्युनिटी जो है, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था करने की बात कही गई थी, जिसके तहत दलित कम्युनिटी अपने नेता को खुद वहां पर चुन सकेगी। तो पूना पैक्ट के तहत उन्होंने इस आइडिया को त्याग दिया, इस विचार को त्याग दिया। हिल्टन यंग कमीशन कौन है? 1926 में हिल्टन यंग कमेटी या हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिशों के आधार पर ही आरबीआई की स्थापना हुई थी और इनकी सिफारिशों में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी पूरी तरह शामिल थे। याद रखिएगा, ये विचार उन्हीं के मस्तिष्क से या उन्हीं के दिमाग की उपज थी। 1936 में इन्हें बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुना गया था एज अ लेजिस्लेटर। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 में और बोधिसत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1956 में। चैत्य भूमि की बात करते हैं, ये दादर मुंबई में मौजूद है। यहाँ पर माफी चाहेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो समाधि स्थल है वो आपका चैत्य भूमि बनता है। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में, अब ये रिवीजन कल की क्लास का है तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, 5 से 7 मिनट के अंदर हम लोग कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। नई दिल्ली में कृषि भवन में अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और प्रधानमंत्री। मैंने कल ही आपको बताया था कि कृषि परिवहन कॉल सेंटर है, इसीलिए इसका जो शुभारंभ किया है वो हमारे कृषि मंत्री ने किया है, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है। वित्त मंत्री मिसेज निर्मला सीतारमन जी बनती है। इकलौते ऐसे वित्त मंत्री आपके मोरारजी देसाई हैं जिन्होंने भारत में 10 बार से भी अधिक बजट पेश किया है। 2 बार इन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था और 8 बार इन्होंने यूनियन बजट पेश किया था। तो इकलौते मंत्री जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे। भारत की पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, तो आंसर बनेगा आपका इंदिरा गांधी, लेकिन वो फुल टाइम नहीं थी क्योंकि वो प्रधानमंत्री रहने के साथ साथ वो भारत की वित्त मंत्री भी थी। एक और चीज याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी इकलौती ऐसी प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए बजट को पेश किया है और भारत की इकलौती महिला प्राइम मिनिस्टर भी हैं। आपकी जो मिसेज निर्मला सीतारमन जी हैं, ये आपकी पहली फुल टाइम, जिनके पास केवल वित्त मंत्रालय का कार्यभार है, फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर आपकी बनती हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री आपके बनते हैं रमेश पोखरियाल निशंक। प्रधानमंत्री आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि बनारस शहर से आपके क्या बनते हैं? बनारस शहर से वो आपके बनते हैं क्या? सांसद यहाँ पर बनते हैं। दिल्ली के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा अभी दिल्ली के ऊपर आधारित, इसलिए मैंने चाहा कि एक बार दिल्ली को भी यहाँ पर रिवाइज कर लें। दिल्ली एज अ यूनियन टेरिटरी अनाउंस हुई थी 1956 और दिल्ली कैपिटल जो रीजन है वो 1992 में अनाउंस हुआ। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं अनिल बैजल जी, जबकि चीफ मिनिस्टर हम सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल। इन्होंने तीसरी बार वहाँ पर चीफ मिनिस्टर के पद पर शपथ हाल ही में ली थी। यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं मनीष सिसोदिया जी, ये भी याद रखिएगा। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि दिल्ली का स्टेट एनिमल तो नील गाय बनती है। दिल्ली की स्टेट बर्ड यानी कि राजकीय पक्षी तो हाउस स्पैरो, गौरैया जो होती है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, जरा मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर फ्लैम्बोयंट नाम के ट्री को राजकीय वृक्ष का दर्जा है। अल्फा अल्फा नाम का फ्लावर या फूल यहाँ का राजकीय पुष्प है और रसगुल्ला यहाँ की स्वीट डिश बनती है या राजकीय स्वीट डिश आपकी बनती है। दिल्ली के बारे में कुछ और जरूरी जानकारियां, इनको हम लोग यहाँ पर फिर से देखेंगे। दिल्ली इससे पहले 1951 और 1982 में एशियन गेम्स को होस्ट कर चुका है। 2010 में यहाँ पर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी आपका खेला गया था। 2010 में यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए थे। 19 में कॉमनवेल्थ गेम्स की जो खेले गए थे वो दिल्ली में ही खेले गए थे और अभी तक के सबसे कॉस्टली और सबसे एक्सपेंसिव जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स ही हैं। दिल्ली शहर में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपका मौजूद है। यहाँ के गाजियाबाद शहर में हिंडन डोमेस्टिक एयरपोर्ट आपका मौजूद है। इसका
उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा ही किया गया था। यहाँ पर कश्मीरी गेट, आईएसबीटी, आनंद विहार आईएसबीटी, सराय काले खां और दिल्ली मेट्रो यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली मेट्रो के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि दिल्ली मेट्रो भारत में सबसे बड़ी ऑपरेशनलाइज मेट्रो है। मतलब इसका ये हुआ कि भारत में जितने भी शहरों में मेट्रो ट्रेन चलती हैं उनमें सबसे लंबी दूरी तक या सबसे लंबी दूरी के तय करने वाली जो मेट्रो है प्रतिदिन, वो आपकी दिल्ली मेट्रो बनती है। सेकंड नंबर पर हैदराबाद मेट्रो है, जबकि भारत का पहला शहर जहां पर मेट्रो की शुरुआत हुई थी वो आपका कोलकाता शहर बनेगा 1984 में। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि कोलकाता शहर में हुगली नदी के नीचे आपकी एक मेट्रो टनल बनाई जा रही है और मेट्रो टनल बनने के बाद कोलकाता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो होगी जो कि अंडर वाटर भी आपकी चलेगी। इसके अलावा भारत में सबसे पहले अंडरग्राउंड जो मेट्रो रेल सिस्टम विकसित हुआ था वो आपका कोलकाता शहर में विकसित हुआ था। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत का दूसरा शहर वो कौन सा शहर है या वो कौन सी मेट्रो है जहां पर अंडरग्राउंड टनल बनाई जा रही है मेट्रो के लिए, तो पहला तो कोलकाता है और दूसरा है मुंबई। मुंबई में मीठी रिवर के नीचे भी आपकी जो मेट्रो टनल है वो बनाई जा रही है। तो भारत की दूसरी मेट्रो रेल टनल कहाँ बन रही है, अंडर वाटर मेट्रो टनल कहाँ बन रही है, मीठी रिवर मुंबई में। आगे बात करते हैं दिल्ली में कौन कौन से प्रसिद्ध जो आपके बिल्डिंग्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं वो आपके मौजूद हैं। तो दिल्ली में लोटस टेम्पल आपका मौजूद है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से उठता है लोटस टेम्पल से कि लोटस टेम्पल किस धर्म के लोगों को डेडिकेटेड है या किस धर्म के लोगों को समर्पित है दिल्ली का प्रसिद्ध लोटस टेम्पल। तो मुझे टाइप करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। कुतुब मीनार, दुनिया की सबसे मीनार, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, रेड फोर्ट, हुमायूं का मकबरा, पुराना किला, जंतर मंतर, लोटस टेम्पल, ये सब आपके दिल्ली में मौजूद हैं। लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी काफ़ी प्रसिद्ध है, अक्षरधाम मंदिर भी यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है और नेशनल रेल म्यूजियम भी आपका यहीं पर मौजूद है। ये सभी बहुत ही प्रमुख बिल्डिंग्स हैं जो कि दिल्ली में मौजूद हैं और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। खारी बावली इज द एशियाज लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट। याद रखिएगा कि दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार भी मौजूद है, इसका नाम है खारी बावली। इसके अलावा सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम भी यहीं पर मौजूद है। दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टॉयलेट म्यूजियम, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। अगला प्रश्न, द सेकंड देखो अपना देश वेबिनार सीरीज स्टार्ट्स टुडे इज बेस्ड ऑन विच सिटी। दूसरी देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला आज से शुरू हो रही है, किस शहर पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर इसका बनता है कोलकाता। कोलकाता शहर के ऊपर हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया था, इसलिए और डिटेल में नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न, गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है, इसमें किस ऐप को असुरक्षित ऐप यहां पर बताया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स issued an advisory calling which app is unsafe। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। करेक्ट आंसर यहां पर बनता है जूम ऐप। लेकिन जूम ऐप की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया है उनका कहना है उनकी ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ही काम करती है। लेकिन इससे कुछ ही दिनों पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके तहत जूम ऐप को यूज करने वाले जो यूजर्स हैं उनका डेटा डार्क वेब पर करीब ₹1 प्रति डेटा के हिसाब से आपका बिक रहा है। डार्क वेब इंटरनेट का एक दूसरा ही रूप होता है जिस पर हर व्यक्ति की पहुंच नहीं होती। डार्क वेब मोस्टली हैकर्स और दूसरे इस तरह की एक्टिविटी करने वाले लोग ही इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। और डार्क वेब पर जूम यूजर्स का जो डेटा है वो ₹1 में बिक रहा था, यानी कि पर यूजर डेटा ₹1 में आपका बिक रहा था। इसको लेकर ही सरकार ने एडवाइजरी हाल ही में जारी की है। कौन सा ऐप मात्र 13 दिनों में दुनिया का सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं जिसमें से सही जवाब बनता है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप किसी व्यक्ति को कोरोना है या नहीं है, इसके अलावा जो भी आप के संपर्क में आता है उनके मोबाइल की आरोग्य सेतु ऐप से इस बात को ये कंफर्म करता है कि आपके आसपास कितने लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव हैं और कितने लोग अब कोरोना वायरस से पॉजिटिव नहीं हैं। तो इस तरह से ये आरोग्य ऐप आपका काम करता है और ये सबसे तेजी से डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है पिछले 13 दिनों में। कल एक प्रश्न पूछा था कि टाइटैनिक जो जहाज था वो 15 अप्रैल के दिन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूबा था, वर्ष क्या था। तो वर्ष था 1912 में 15 अप्रैल के दिन ही टाइटैनिक जहाज आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आपका डूब गया था। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करें एक बार जल्दी से मुझे लिखकर ये बताएं कि टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा पर किस शहर से या किस कंट्री की यात्रा पर था जब यह अटलांटिक महासागर में डूबा। अगला प्रश्न, सेल्फी एफडी और सेल्फी सेविंग्स अकाउंट किस बैंक के द्वारा शुरू किए गए डिजिटल बैंकिंग सेवाएं हैं। सही
जवाब यहाँ पर बनता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा? इक्विटास। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी बनती है 200 करोड़ और पेमेंट्स बैंक के लिए मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट बनती है 100 करोड़। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत का सबसे पहला पेमेंट्स बैंक आपका बनता है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको ये बताया था कि सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जहां पर युद्ध हुआ था और सियाचिन दिवस उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन जलियांवाला बाग नरसंहार की श्रद्धांजलि होती है, उन लोगों को याद किया जाता है। 1 अप्रैल के दिन उत्कल दिवस उड़ीसा डे के तौर पर भी मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के दिन। WHO की स्थापना इसी दिन 1948 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान चीफ कौन है, जरा मुझे बताइए। मैंने आपको बताया है, हेडक्वार्टर इसका बनता है जेनेवा स्विट्जरलैंड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड ही आपका बनता है। 5 अप्रैल को कौन सा दिवस? तो नेशनल मैरीटाइम डे। प्रतिदिन मैं आपको ये स्लाइड क्यों दिखाता हूं? क्योंकि इनको याद करना आसान नहीं है, लेकिन प्रतिदिन इनको देखने से और उनको एक बार डिस्कस करने से कुछ चीज़ें यहाँ पर आसानी से याद होने लग जाती हैं। आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं मुझे यस और नो लिखकर बताएं। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, जबकि विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर को आपका मनाया जाता है। 9 अप्रैल CRPF शौर्य दिवस। 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार की बरसी होती है। 1919 में जलियांवाला बाग अमृतसर में जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी 69 लोगों पर और 13 अप्रैल को ही आपका होता है सियाचिन डे और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। तो आज भैया कौन सा इंपॉर्टेंट डे है? आज आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे आपका है। भारत में कुल कितनी विश्व विरासत स्थलों की सूची में भारतीय जगह शामिल हैं? तो भारत में विश्व विरासत स्थल 38 हैं। 30 आपके कल्चरल साइट्स हैं और नहीं 30 आपकी 30 आपकी नेचुरल साइट हैं, 7 आपकी कल्चरल साइट्स हैं और एक आपकी मिक्स्ड साइट यहाँ पर बनती है। मैंने आपसे यहाँ पर सियाचिन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर एक पहले ऑपरेशन का नाम मुझे बताइएगा कि किस वर्ष ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना द्वारा संचालित किया गया था। इन विच ईयर ऑपरेशन मेघदूत वाज कंडक्टेड बाय इंडियन मिलिट्री। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं जिसमें से सही जवाब बनता है 1984 में ऑपरेशन मेघदूत। अब मैंने ये प्रश्न यहाँ पर क्यों पूछा है अगली ही स्लाइड में आपको ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक और प्रश्न। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सशस्त्र कार्यवाही का कोड नेम था जो कि जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत वाज द कोड नेम ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशन टू कैप्चर विच रीजन इन द कश्मीर रीजन। टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए, तो टाइगर हिल को कारगिल युद्ध के दौरान कैप्चर किया गया था। यह सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने के लिए, कारगिल सेक्टर को कैप्चर करने के लिए, कारगिल सेक्टर को कारगिल युद्ध के दौरान कैप्चर किया गया था। लोंगेवाड़ा पोस्ट, लोंगेवाड़ा पोस्ट आपकी राजस्थान में बनती है जिसके ऊपर आपकी बॉर्डर मूवी बनाई गई थी। लोंगेवाड़ा पोस्ट 1965 की जंग में भारतीय सेना के अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारतीय की एक टुकड़ी ने लोंगेवाड़ा पोस्ट को बचाया था जो कि राजस्थान में है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर का नाम आया, तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आप सभी से यहाँ पर पूछ लिए। ऑपरेशन मेघदूत की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन मेघदूत 1984 में आपका चलाया गया था और कहाँ चलाया गया था? सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पर चलाया गया था। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर बनता है? तो भारत के नक्शे पर आप यहाँ पर, ये पुराना नक्शा है इसलिए यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को काफ़ी बड़े एरिया में दिखाया गया है। ये एक पुराना नक्शा है, मैं पहले भी आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ क्योंकि इस नक्शे में ये जो एरिया आपका बनता है इतना एरिया आपका जम्मू एंड कश्मीर है और बाकी का पूरा एरिया आपका लद्दाख बनता है। तो अब सियाचिन जो ग्लेशियर है वो आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा आपका बनेगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है विनीत अरोड़ा जी को। और विजय शेखर शर्मा जी की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो विजय शेखर शर्मा जी पेटीएम के फाउंडर हैं, बस ये याद रखना है, पेटीएम के फाउंडर हैं और वर्तमान चीफ भी हैं पेटीएम के विजय शेखर शर्मा। रजनीश कुमार जी सेकंड ऑप्शन में, ये एसबीआई के वर्तमान चेयरपर्सन आपके बनते हैं। अगला प्रश्न। कोविड-19 रोगियों और संदिग्धों के उपचार के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। करेक्ट आंसर यहाँ पर है नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में गोवा राज्य का नाम नहीं है, तो गोवा यहाँ पर सही जवाब बनेगा। गोवा के बारे में एक प्रश्न और है आप सभी के लिए स्टैटिक जीके से कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गोवा की मुक्ति के लिए एक सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया था और 17 दिसंबर 1961 को
किस ऑपरेशन का शुभारंभ किया था? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑर्डर्ड अ मिलिट्री इंटरवेंशन फॉर द लिबरेशन ऑफ गोवा एंड लॉन्च विच ऑपरेशन ऑन 17 दिसंबर 1961? ऑपरेशन विराट, ऑपरेशन डायमंड, ऑपरेशन स्टीपल चेज, ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन त्रिशूल? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑपरेशन विजय। जबकि ऑप्शन नंबर 5 में जो ऑपरेशन त्रिशूल आपका दिया गया है, याद रखिएगा 1971 की जंग में भारतीय नेवी के द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया गया था और इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के कराची पोर्ट को भारतीय नेवी ने अपने कब्जे में लिया था और इस ऑपरेशन को 4 दिसंबर को चलाया गया था। इसी वजह से 4 दिसंबर को नेवी डे भी भारत में मनाया जाता है। ऑपरेशन विजय की बात कर लेते हैं तो ऑपरेशन विजय हिंदुस्तान में 2 बार चलाया गया। एक बार गोवा को आज़ाद कराने के लिए और दूसरी बात कारगिल युद्ध के दौरान 1999 में भी ऑपरेशन विजय आपका चलाया गया था। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा था कि गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है, तो गोवा लिबरेशन डे आपका 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी। 19 दिसंबर इसी दिन गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी और 19 दिसंबर 1961 ये आपका गोवा लिबरेशन डे आपका बनता है। इसके बाद गोवा भारत का 25वां राज्य बनता है 1987 में, 1987 में, और तारीख थी आपकी 30 मई। भारत का सबसे छोटा राज्य बनता है। अब इस राज्य के बारे में कुछ और जरूरी जानकारी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। गोवा मात्र 2 जिले हैं आपके गोवा में। ऊपर का हिस्सा नॉर्थ गोवा, नीचे का हिस्सा आपका साउथ गोवा आपका बनता है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा ही बनता है। गोवा के बारे में कुछ और जरूरी जानकारियां जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनती हैं। गोवा राज्य कब बना? 30 मई 1987 को बनता है। राजधानी बनती है पंजिम या पणजी। डिस्ट्रिक्ट जिले केवल 2 हैं। यहाँ पर वर्तमान गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी। इससे पहले सत्यपाल मलिक जी जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर आपके हुआ करते थे। यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं प्रमोद सावंत जी। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है गोवा में। गोवा का राजकीय पशु बनता है गौर, याद रखिएगा। और यहाँ की जो राजकीय पक्षी बनती है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। माटी नाम का जो ट्री है राजकीय वृक्ष बनता है। रेड जैस्मिन यहाँ का राजकीय पुष्प आपका बनता है। गोवा के बारे में कुछ और जानकारियाँ जो आपके सामने हैं। गोवा के कुछ पूर्व नाम जो आप सभी को अच्छे से लर्न कर लेते हैं। गोवा को इससे पहले गोमांचल, गोपाकपत्तम, गोपकपुरी, गोवापुरी और गोमांतक के नाम से भी जाना जाता है। ये तो मैं आपको अच्छे से बता ही चुका हूँ कि 1961 में तारीख थी 19 दिसंबर, गोवा को आज़ाद कराया गया था पुर्तगालियों से और राज्य का दर्जा मिला गोवा को 1987 में। उम्मीद है यहाँ तक का रिवीजन सेशन आपको पसंद आया होगा, तो एक बार यस लिखकर मुझे बता दीजिएगा कि यस सर यहाँ तक का रिवीजन सेशन कंप्लीट हो चुका है और सारी बातें यहाँ पर समझ में आ गई हैं। तो लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। अभी तक अगर सेशन को लाइक ना किया हो, सारी चीज़ें ठीक लग रही हो तो लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। 18 अप्रैल इंपॉर्टेंट चीज़ों की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। कृषि मंत्रालय ने खाद्यान्न के परिवहन की सुविधा के लिए कौन सा ऐप हाल ही में लॉन्च किया? विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स? किसान रथ को लॉन्च किया है, किसान कवच को लॉन्च किया है, किसान रेल को लॉन्च किया है, किसान साथी को लॉन्च किया है, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब यहाँ पर किसान रथ बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, किसान रेल। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि जब बजट पेश किया गया था 1 फरवरी को, तो किसान रेल चलाने की बात की थी भारत सरकार ने, जिसके तहत पूरे भारत के किसानों के द्वारा जो अन्न उपजाया जाता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए किसान रेल चलाई जाएगी। लेकिन ये एप्लीकेशन का नाम नहीं बनता है, एप्लीकेशन का नाम बनता है किसान रथ। किसके द्वारा शुरू किया गया है या किसके द्वारा लॉन्च की गई है? हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। क्या आप में से कोई विद्यार्थी मुझे ये बता सकता है कि आज़ाद भारत की जब पहली कैबिनेट आपकी बनी थी और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आपके बने थे, तो आप बता सकते हैं भारत के पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर उस समय आपके कौन बनाए गए थे? तो एक बार मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस एप्लीकेशन की मदद से यहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन एंड पेरिशेबल्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन, यानी कि जो जब तक आपका लॉकडाउन चल रहा है तब तक जितने भी आपकी पेरिशेबल गुड्स हैं, जो भी वस्तुएं ऐसी हैं जो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, उन्हें हम पेरिशेबल बोलते हैं। तो खाने पीने की चीज़ें हैं, फल फूल सब्जियां हैं, ये बहुत ही जल्दी नष्ट होती हैं। और जो भी फूड ग्रेन्स हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए और जितनी भी वहां पर सूचना या फैसिलिटीज़ चाहिए वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से दी जाएगी। अगला प्रश्न, दिल्ली सरकार कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए किस नए एप्लीकेशन को लॉन्च करी है? दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च विच न्यू एप्लीकेशन टू फाइट कोविड-19 वायरस? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। असिस्ट करोना, सहयोग करोना, हेल्प करोना या टेस्ट करोना, या इनमें से कोई नहीं? ये एप्लीकेशन का नाम है।
तो दिल्ली सरकार ने एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। उसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिस कोरोना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर याद रखिएगा, और कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा एप्लीकेशन का नाम याद रखिए और राज्य का नाम रखिए, याद रखिए कि किस राज्य ने इसको यूज किया है या लॉन्च किया है। भारतीय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the ambassador for the World Wildlife Fund India? दीपिका पादुकोण, विराट कोहली, विश्वनाथन आनंद और आलिया भट्ट, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब यहाँ पर बनता है ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। इनका संबंध किस गेम से है? इनका संबंध चेस से है और ये चेस के वर्ल्ड चैंपियन भी आपके रह चुके हैं। विश्वनाथन आनंद की बात करते हैं, ये इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं और कई बार ये वर्ल्ड चेस चैंपियंस रह चुके हैं। आनंद जी की बात करते हैं तो इनके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको यहाँ पर अच्छे से लर्न कर लेना है। आनंद वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 1991 एंड 92, इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर। अगर भारत में खेल के क्षेत्र में बात की जाती है तो खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा जो सम्मान होता है वो होता है राजीव गांधी खेल रत्न। और भारत में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले जो मिला था या पहले प्राप्तकर्ता विश्वनाथन आनंद ही थे। इनका जन्म तमिलनाडु में 11 दिसंबर 1969 को आपका हुआ था। तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी तो विश्वनाथन आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र का सम्मान होता है। अगला प्रश्न, भारत इंस्टा पे एक यूपीआई आधारित प्लेटफॉर्म भुगतान प्लेटफॉर्म है जिसे इन संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। भारत इंस्टा पे इज अ यूपीआई बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च ज्वाइंटली बाय विच अमंग दीज एंटिटीज। यूपीआई का फुल फॉर्म बनता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक बार फिर से, यूपीआई का फुल फॉर्म बनता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और इसे हाल ही में भारत इंस्टा पे को लॉन्च किया है बीएसएनएल, भारत की सरकारी दूरसंचार कंपनी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई। यूपीआई बेस्ड ये पेमेंट प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से दूसरे पेमेंट प्लेटफॉर्म काम करते हैं यूपीआई पर, ये भी उसी पर काम करेगा। तो बीएसएनएल और एसबीआई अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो प्रोडिक्शन दिया गया है ग्रोथ रेट का एशिया के लिए 2020 में, वह कितने परसेंट यहाँ पर दिया गया है? आईएमएफ ने 2020 के लिए एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत प्रोडिक्ट की है? तो पूरे एशियन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो आईएमएफ के द्वारा ये भी कहा गया है कि केवल 2 ही ऐसे कंट्री होंगे, इंडिया और चाइना, जिनकी जीडीपी प्लस में आएगी। बाकी दुनिया के सभी कंट्रीज की जो जीडीपी है वो माइनस में ही आएगी। इसके अलावा पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में, पूरे एशियाई महाद्वीप की जो जीडीपी रहेगी कोरोना वायरस महामारी की वजह से 0% रहने वाली है। तो याद रखिएगा 0% यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्रिस्टीना जॉर्जिवा यहाँ पर इसकी हेड बनती हैं। इसको कब स्थापित किया गया था? और इसका हेडक्वार्टर बनता है वॉशिंगटन डीसी। तो आईएमएफ को कब स्थापित किया गया था वो वर्ष आप लोग मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न, दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द दुबई बेस्ड क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम? ऑप्शन है एमएस धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन, केएल राहुल, या इनमें से कोई नहीं। क्रिक किंगडम ये एक दुबई बेस्ड क्रिकेट एकेडमी है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? भारतीय खिलाड़ियों में से। ऑप्शन आप सभी के सामने है। ये भी याद रखिएगा कि दुबई में ही जो हमारी आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो कि पूरी दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करती है, वो वहां पर मौजूद है। और यहां पर सही जवाब बनेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सही जवाब यहाँ पर बनेगा रोहित शर्मा, जो कि ओपनर है, बैट्समैन है। ये यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा और क्रिक किंगडम का नाम याद रखिएगा, उसके एम्बेसडर यहाँ पर चुने गए हैं। अगला प्रश्न, Which city is set to host the 4th Asian Para Games in 2022? 2022 में चौथे एशियाई पैरा खेलों की मेजबानी किस कंट्री को यहाँ पर सौंपी गई है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। आप सभी को ये तो याद ही होगा कि टोक्यो ओलंपिक्स जो कि 2020 में होने वाले थे, अब कोरोना महामारी की वजह से टोक्यो ओलंपिक गेम्स को 2021 के लिए पोस्टपोन किया गया है। अब ये 2021 में होंगे, जबकि 2022 के जो एशियन पैरा गेम्स हैं वो चाइना में आयोजित आपके किए जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मस्कट की या शुभंकर की, तो फेई नाम का जो पक्षी है ये यहाँ पर हुआंगजू 2020 एशियन पैरा गेम्स का यहाँ पर मस्कट बनेगा। और ये एक डिवाइन वर्ड है। तो यहाँ पर जो ये
मस्कट बनाया गया है वो इसी चिड़िया से प्रेरित होकर बनाया गया है, जो कि चाइना के कल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है या काफ़ी महत्व रखता है। ये बर्ड का लोगो आप सभी के सामने है। साथ ही साथ ये भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि 2020 में होने वाले ओलंपिक गेम्स अब कब होंगे, 2021 में। और ये कौन से ओलंपिक गेम्स हैं सर? ये समर ओलंपिक गेम्स हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स ही आपके ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो 2020 का ओलंपिक अब 2021 में होगा, तो 4 साल बाद फिर से ओलंपिक्स होंगे। तो 2024 में होने वाले ओलंपिक गेम्स कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? पेरिस सिटी, फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। और फिर 4 साल बाद यानी कि 2024 के बाद 2028 के ओलंपिक गेम्स तो ये लॉस एंजलिस, अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स के हर 2 साल में आपके विंटर ओलंपिक गेम्स भी होते हैं। तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स के बाद 2022 के विंटर ओलंपिक्स तो ये बीजिंग, चाइना में आयोजित किए जाएंगे। और 2024 में पेरिस में आपके जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स होने हैं, समर ओलंपिक्स होने हैं, उसके 2 साल बाद जो विंटर ओलंपिक्स होंगे 2026 में, वो मिलानो कॉर्टिना, ये एक इटली का शहर है, यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, कैनरा बैंक का भारत के किस शहर में अपना प्रधान कार्यालय है या हेड ऑफिस कहाँ बनता है कैनरा बैंक का? कैनरा बैंक हैज इज हेड ऑफिस इन विच सिटी ऑफ इंडिया? वडोदरा, न्यू दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु? करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है बेंगलुरु सिटी। कैनरा बैंक की बात करते हैं तो कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी और उसी दिन बैंक ऑफ इंडिया और उसी ईयर में, उसी वर्ष में बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक भी स्थापित किया गया था। वडोदरा में किस बैंक का हेडक्वार्टर आपका मौजूद है? वडोदरा में बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर आपका मौजूद है। न्यू दिल्ली में किस बैंक का हेडक्वार्टर मौजूद है? न्यू दिल्ली में आपका पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर मौजूद है। मुंबई में किन किन बैंकों का हेडक्वार्टर मौजूद है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक। इसके अलावा आपको याद रखना है कि सेबी का हेडक्वार्टर भी यहीं पर मौजूद है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा यस बैंक का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में ही मौजूद है। इसके अलावा और किन बैंकों का है? तो IDBI बैंक यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी के हेडक्वार्टर आपके मुंबई में बनते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। सही जवाब यहाँ पर बनता है उत्तराखंड स्टेट। उत्तराखंड स्टेट में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। और जब इसे स्थापित किया गया था तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क आपका हुआ करता था। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? स्नो लेपर्ड है, कैमल है, एशियाटिक लायन है, एशियन एलिफेंट है या इनमें से कोई नहीं? हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु बनता है स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु बनता है और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु बनता है। कैमल की बात करते हैं तो ये राजस्थान का राजकीय पशु है। राजस्थान में 2 राजकीय पशु बनते हैं, 2 स्टेट एनिमल बनते हैं, ऊंट और चिंकारा। एशियाटिक लायन की बात करते हैं, एशियाई शेर, तो ये गुजरात का राजकीय पशु है। और एशियन एलिफेंट की बात करते हैं तो केरल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इन राज्यों का जो राजकीय पशु है वो एशियन एलिफेंट आपका बनता है। अगला प्रश्न ये है कि मत्स्य पालन किस क्रांति से संबंधित है? यानी कि मछलियों का पालन करना यानी कि पिसीकल्चर, ये किस क्रांति से संबंधित है? ग्रीन रेवोल्यूशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति भारत में 1966 और 67 में चलाई गई थी। और भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है MS स्वामीनाथन को जाता है। दुनिया में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बारलोग हैं, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। चमत्कारिक बीजों का और अच्छी क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल करके पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं और चावल की फसलों को सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत, हरित क्रांति के तहत उगाया गया था। तो ये आंसर यहाँ पर नहीं होगा। रेड रेवोल्यूशन भी यहाँ पर गलत है। ब्लैक रेवोल्यूशन भी यहाँ पर आंसर नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक रेवोल्यूशन भारत में ऑयल प्रोडक्शन से संबंधित है। ऑयल का मतलब यहाँ पर क्रूड ऑयल से है, कच्चे तेल से है, जो कि पेट्रोलियम से संबंधित है। ब्लू रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो जो मछली होती है वो नीले नीले पानी में रहती है, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो ब्लू रेवोल्यूशन मछली पालन से आपका संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 हियर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम लोकेटेड इन विच स्टेट? सॉरी, यहाँ स्टेट की जगह सिटी कर लीजिएगा, ठीक है। तो लखनऊ सिटी, यहाँ पर तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। कानपुर में ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है। तिरुवनंतपुरम क्या इसका आंसर बन सकता है? इंदौर में तो अहिल्याबाई होलकर जो आपका स्टेडियम है वो मौजूद है।
करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है तिरुवनंतपुरम। एक और मैं क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर छोड़े जा रहा हूँ कि वडोदरा में भी एक फेमस स्टेडियम मौजूद है, उसका नाम क्या बनता है, जरा मुझे टाइप करके बताइएगा। बोहाग बिहू भारत के किस राज्य के लोगों के द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है? ये एक फेस्टिवल है और किस राज्य के लोग इसे व्यापक रूप से मनाते हैं? उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड। सही जवाब यहाँ पर बनता है असम राज्य के लोग बोहाग बिहू को मनाते हैं। बोहाग बिहू के अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो बिहू इकलौता ऐसा असम का त्योहार है जो कि साल में 3 बार मनाया जाता है, और इस साल बोहाग बिहू रोंगाली बिहू नहीं मनाया जा सका कोविड-19 की वजह से। बिहू असम राज्य का मेन फेस्टिवल है और साल में 3 बार ये मनाया जाता है। सबसे पहले ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, इसे कहते हैं रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू इसे कहते हैं। फिर ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, तब इसे कोंगाली बिहू या कती बिहू कहते हैं। फिर इसे जनवरी के महीने में मनाया जाता है, जैसे हम लोग इसे भोगाली बिहू या माघ बिहू कहते हैं। बिहू एक तरह का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि फसल की कटाई के बाद इस उत्सव को आपका मनाया जाता है। मैंने आपके लिए एक सेशन डिज़ाइन किया था और उस सेशन में मैंने आपको ये बताया था कि किन किन राज्यों में आपके, या एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी जिसके तहत एक ट्रिक का मैंने पूरा सेशन लिया था लोक नृत्यों का, जिसमें मैंने असम राज्य के फेमस लोक नृत्य को याद करने की आपको एक ट्रिक बताई थी। असम राज्य के 3 महत्वपूर्ण लोक नृत्यों को आप कैसे याद रख सकते हैं? आपको एक लाइन याद रखनी है कि असम की बहू और बेगम रंबा भोरताल गई। असम की बहू और बेगम रंबा भोरताल गई, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अगर आप ये ट्रिक याद रखते हैं तो असम राज्य के 3 प्रमुख त्योहार आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। असम की बहू तो बहू से याद रखेंगे बिहू, असम की बहू तो बहू से याद रखेंगे बिहू। बेगम रंभा से याद रखेंगे बागू रुम्बा। भोरताल गई, कहाँ गई? भोरताल गई, तो भोरताल भी यहाँ पर एक नृत्य होता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इन 3 फेमस फोक डांसेस को याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कुछ न्यूज के ऊपर। न्यूज आप सभी के सामने ये रही। न्यूज को केवल हम लोग न्यूज के फॉर्म में ही यहां पर डिस्कस करेंगे। इंडिया जॉइंटली वर्किंग विद यूएस एंड इजराइल ऑन नॉलेज शेयरिंग बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। किसकी वैक्सीन यहां पर बनाने की बात हो रही है? कोरोना वायरस को लेकर वैक्सीन बनाने की यहां पर बात हो रही है, और इंडिया, इजराइल और अमेरिका तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, और जो भी रिसर्च हो रही है उसकी नॉलेज भी आपस में शेयर की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द इस वैक्सीन का निर्माण किया जा सके कोरोना वायरस को लेकर। तो याद रखिएगा, भारत किन 2 कंट्रीज के साथ, इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये मैंने आपको इसलिए न्यूज़ बता दी क्योंकि आगे चलकर अगर मान लेते हैं कि इन सभी का जो यहाँ पर टेस्ट है या जो ये लोग काम कर रहे हैं, अगर ये सफल हो जाता है तो आपको बाद में बताना होगा कि हाल ही में किन कंट्रीज के ज्वाइंट वर्किंग ने यहाँ पर कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। तब आपको वहाँ पर यूएस और इजराइल को याद करना पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने अपनी 88 कोच की मालगाड़ी जिसका नाम है अन्नपूर्णा को 50 घंटे से भी कम समय में 1634 किलोमीटर की दूरी तय कर इतिहास रच दिया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि 1634 किलोमीटर की दूरी किसी मालगाड़ी के 88 कोच की मालगाड़ी ने 50 घंटे से भी कम समय में पूरी की हो। हम सभी जानते हैं कि इंडियन रेलवे इस समय पूरी तरह से बंद है। पूरी भारत में जो पैसेंजर ट्रेन है वो आपकी नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैक्स हैं या जो भारतीय रेलवे के ट्रैक्स हैं वो आपके खाली हैं, और इसी वजह से जो मालगाड़ी है अन्नपूर्णा उसने एक इतिहास रचा है कि 1634 किलोमीटर की दूरी मात्र 50 घंटे से भी कम समय में यहाँ पर इसने पूरी कर ली है। तो यहाँ पर गाड़ी का नाम याद रखिएगा, गाड़ी का नाम है अन्नपूर्णा। आगे अगली न्यूज़ ये है कि देश के करीब करीब 325 जिलों में कोई भी कोरोना वायरस का मामला देखने को नहीं मिला है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की अपडेट है। अब ये न्यूज़ आपकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, क्योंकि हो सकता है 2-4 जिलों में देखने को मिल जाए तो ये डेटा ऊपर नीचे होता रहे। बस ये केवल आपकी नॉलेज के लिए है कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आती रहें। अगली न्यूज़ ये है कि राजस्थान क्लेम्स टू बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कैरी आउट द रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19। कोविड-19 को लेकर बड़े पैमाने पर परीक्षण करने का दावा हाल ही में राजस्थान राज्य ने किया है, और इसने कहा है कि जितना तेजी से हम लोग यहाँ पर रैपिड टेस्टिंग कर रहे हैं उतनी तेजी से यहाँ पर भारत का कोई भी राज्य बड़े पैमाने पर टेस्टिंग नहीं कर रहा है। तो हाल ही में किस राज्य ने तेजी से और बड़े पैमाने पर रैपिड टेस्टिंग करने का दावा जताया है? तो आंसर होगा यहाँ पर राजस्थान। अशोक गहलोत यहाँ पर क्या बनते हैं? अशोक गहलोत यहाँ पर बनते हैं आपके चीफ मिनिस्टर, और कलराज मिश्र आपके यहाँ पर क्या बनते हैं? गवर्नर आपके बनते हैं। भारत में जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक आपका बढ़ा दिया गया है, लेकिन ब्रिटेन ने लॉकडाउन 7 मई तक हाल ही में विस्तार किया है। कल ही ब्रिटेन ने भी अपनी कंट्री में 7 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इसके बाद
कोरोना वायरस के नमूनों का पूल परीक्षण करने वाला जो पहला राज्य है भारत का, वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग ऑफ कोरोना वायरस सैंपल्स। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये पूल टेस्टिंग क्या होती है। पूल टेस्टिंग को आप ऐसे समझिएगा कि जितने भी कोरोना वायरस के मरीजों के जो परीक्षण किया जाता है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है कि क्या ये मरीज कोरोना वायरस का पॉजिटिव है या नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि 30-30 सैंपल्स के उन्होंने पूल बना लिए हैं। मतलब कि एक एक करके सबको टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि एक साथ 30 के 30 जो आपके टेस्ट हैं, उनके जितने भी 30 के 30 सैंपल्स हैं, उनका थोड़ा थोड़ा जो हिस्सा है वो एक साथ एक ही टेस्ट में ले लिया जाएगा। मतलब कि 30 अलग अलग सैंपल से थोड़ा थोड़ा टेस्टिंग सैंपल लेकर एक टेस्ट में डाला जाएगा और फिर उस कंप्लीट टेस्ट को यहाँ पर क्या किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये है कि इन 30 के 30 टेस्ट में कोई भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति नहीं था। तो अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि इन 30 के 30 टेस्ट में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति या एक से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन 30 टेस्ट को वहाँ पर या उन 30 सैंपल्स को वहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर 30 टेस्ट में से किसी को भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है तो वो पूल टेस्ट भी आपका नेगेटिव आएगा। और ऐसी कंडीशन में हमारे डॉक्टरों का और रिसर्चर्स का काफ़ी बहुमूल्य जो समय है वो बच जाएगा, क्योंकि उन्हें 30 अलग अलग सैंपल्स को टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। 30 सैंपल्स के लिए उन्हें एक ही टेस्ट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं और फरवरी मंथ के जल्दी से यहाँ पर रिवीजन को भी देख लेते हैं। फरवरी मंथ में हम लोग यहाँ पर वन लाइनर के तौर पर रिवीजन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में लॉरियस पुरस्कार जीता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज वॉन द लॉरियस अवार्ड रिसेंटली? तो सचिन तेंदुलकर को बेस्ट मेमोरी के लिए या बेस्ट मेमोरियल इवेंट के लिए यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट खिलाड़ी के लिए लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी को यह पुरस्कार आपका दिया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के शोधकर्ताओं ने इस राज्य में 14,100 टन लिथियम का भंडार पाया है। तो ये मैंने फरवरी के महीने में आपसे डिस्कस किया था। इसका सही आंसर बनेगा कर्नाटका स्टेट। अगला प्रश्न, एजीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर हाल ही में काफी चर्चा हुई है और टेलीकॉम कंपनियां एजीआर को लेकर काफी लंबे समय से न्यूज में है। एजीआर का फुल फॉर्म होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। वैसे मैं इसके बारे में बता चुका हूं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में, और आज इतना समय नहीं है कि हम इसे डिटेल में डिस्कस करें। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद, क्लास खत्म हो जाने के बाद एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान के किस शहर में आयोजित हुआ था? उदयपुर। उदयपुर का एक निकनेम भी बनता है, जरा मुझे टाइप करके बताइए कि उदयपुर का एक निकनेम क्या बनता है जल्दी से। अगला, एक मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है कि योद्धू, योद्धू का मतलब होता है योद्धा यानी कि वॉरियर। एक मोबाइल एप्लीकेशन है, किस राज्य की पहल है? या केरल राज्य की एक पहल बनती है। 2020 तक 13 फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र बॉलीवुड फिल्म कौन सी है? यानी कि आज तक बॉलीवुड की किसी फिल्म ने लगातार 13 फिल्म फेयर अवार्ड नहीं जीते। उस फिल्म का नाम है गली बॉय। काफी बढ़िया फिल्म है, आपको ये देखनी चाहिए। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष चुना गया है? अयोध्या मसले पर फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि 3 महीने के अंदर राम मंदिर भवन निर्माण समिति आपकी बनाई जाए और राम मंदिर ट्रस्ट बनाया जाए जो कि राम मंदिर के निर्माण के लिए काम करेगा। तो हाल ही में राम मंदिर भवन निर्माण समिति के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो नृपेंद्र मिश्रा जी यहाँ पर चुने गए हैं। राम मंदिर के निर्माण को लेकर मिलने वाला जो चंदा है वह किस बैंक में खाता खुलवाया जाएगा और सारा का सारा जो चंदा है, डोनेशन है, उसमें डाला जाएगा? इन विच बैंक एन अकाउंट विल ओपन फॉर द डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब यहाँ पर बनेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इलाहाबाद बैंक को हाल ही में मर्ज किया गया है इंडियन बैंक के साथ। इलाहाबाद बैंक के बारे में एक बात याद रखिएगा कि इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना बैंक है जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी और इस बैंक का हेडक्वार्टर आपका कोलकाता शहर में मौजूद है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मौजूद है। बैंक ऑफ बड़ौदा स्थापना हुई थी 1809 में पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ और इसका हेडक्वार्टर वडोदरा में मौजूद है। काशी गोमती ग्रामीण बैंक एक आपका ग्रामीण बैंक है, याद रखिएगा, एक रीजनल रूरल बैंक है। यहां पर करेक्ट आंसर बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फेसबुक द इनसाइडर स्टोरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फेसबुक द इनसाइडर स्टोरी बुक इज रिटन बाय साइल सेनबर्ग, डेविड वेहनर, मार्क जकरबर्ग, स्टीवन लेवी। या इनमें से कोई नहीं। फेसबुक
द इनसाइडर स्टोरी, स्टीवन लेवी। जहां कहीं भी आपने बुक्स का एक नोट बना रखा हो, जहां पर आपने सारी बुक्स को लिखा हो, वहां पर इस बुक को भी लिख लीजिएगा। फेसबुक की बात करते हैं। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में, और मार्क जकरबर्ग के द्वारा। फेसबुक के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं तो हम लोग देख लेते हैं। इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही प्रोडक्ट है, मैसेंजर भी फेसबुक का ही प्रोडक्ट है, व्हाट्सएप भी फेसबुक का ही प्रोडक्ट है, वॉच, पोर्टल, ऑक्यूलस और कैलिब्रा, ये सभी फेसबुक के आपके प्रोडक्ट बनते हैं। इस वर्ष महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? तो याद रखिएगा, इस वर्ष 390वीं जयंती शिवाजी महाराज की मनाई गई। तारीख क्या बनती है जयंती की? जल्दी से मुझे टाइप करके बताइए। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, कोई स्टूडेंट महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तो वो भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकता है कि हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। किस पहलवान ने 1993 के बाद पहली बार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन स्वर्ण पदक जीता है? विच रेस्लर वॉन इंडिया फर्स्ट ग्रीको रोमन गोल्ड मेडल इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1993? तो जो हिस्टोरिकल मूवमेंट्स होते हैं या हिस्टोरिकल मूवमेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स में या गेम्स में, वहां से क्वेश्चन काफी पूछे आते हैं। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहली बार ग्रीको रोमन स्टाइल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो सही आंसर यहां पर बनेगा सुनील कुमार। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। ये लिस्ट उन सभी खिलाड़ियों की लिस्ट है जो कि हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। साक्षी मलिक, ये हरियाणा की एक क्या है, ये एक रेसलर है। योगेश्वर दत्त भी हरियाणा के एक रेसलर हैं। गीता फोगट भी हरियाणा के एक रेसलर हैं। यजुवेंद्र चहल रेसलर नहीं है, ये क्रिकेटर हैं और स्पिन गेंदबाज हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। सविता पुनिया भी हैं, विनेश फोगट भी हैं, सरदार सिंह हॉकी के लिए हैं, बबीता कुमारी हैं, इसके अलावा दीपा मलिक हैं, मनोज कुमार है, बजरंग पुनिया है, मनु भाकर जो कि एक निशानेबाज हैं। ये सभी खिलाड़ी आपके किस राज्य से संबंधित हैं? सभी के सभी खिलाड़ी हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी किस राज्य से आपका संबंधित है। अगला प्रश्न, देश का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन किस राज्य में बनाया जाना है? द फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन of the country is to be built in which city? Options आप in which state? करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है बिहार स्टेट। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बिहार स्टेट। बिहार ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में दिल्ली पुलिस के हिम्मत एप्लीकेशन के साथ किस टैक्सी हाइलिंग स्टार्टअप को एकीकृत किया गया है? Which taxi hailing startup recently integrated with the Himmat application of Delhi Police? Rapido, Ola, Uber, Lyft, इनमें से कोई नहीं। इस एप्लीकेशन में इंटीग्रेटेड हो जाने के बाद इस पर्टिकुलर टैक्स जो आपकी एप्लीकेशन टैक्सी है या टैक्सी है, जो जितनी भी टैक्सियां इस एप्लीकेशन के तहत काम करती हैं, वो सभी आपकी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, जिससे हर टैक्सी की मूवमेंट, हर टैक्सी की इंफॉर्मेशन, उसके जीपीएस ट्रैकिंग, ये सब पुलिस के पास होगी। और आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी की सिचुएशन में किसी भी पर्टिकुलर टैक्सी को यहाँ पर सर्च किया जा सकता है और उस पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो हाल ही में हिम्मत एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस के साथ उबर टैक्सी ने क्या किया है, यहाँ पर करार करते हुए उनसे इंटीग्रेशन यहाँ पर किया है। अब हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु स्टेट के बारे में। पहली चीज की तमिलनाडु राज्य की लोकेशन क्या बनती है? तो सबसे साउथ में आपका तमिलनाडु बनता है। तमिलनाडु में आपका कन्याकुमारी मौजूद है और कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर बनता है, जबकि भारत का दक्षिणी छोर आपका जो बनता है वो इंदिरा पॉइंट बनता है, जो कि आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपका मौजूद है। तमिलनाडु की बात करते हैं किन किन राज्यों से घिरा हुआ है। तो तमिलनाडु एक तरफ से केरला, दूसरी तरफ से कर्नाटक और तीसरी तरफ से आपका आंध्र प्रदेश राज्यों से आपका घिरा हुआ है। तमिलनाडु राज्य की स्थापना 1956 1 नवंबर। राजधानी बनती है चेन्नई। चेन्नई में इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर आपका मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट बनते हैं यहाँ पर 37। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर बनते हैं। ई के पलानी स्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। लोकसभा की सीटें 39 हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 18 आपकी बनती हैं। यहाँ के राजकीय पशु की बात करते हैं तो नीलगिरी ताहर यहाँ का राजकीय पशु है, जबकि राजकीय पक्षी यहाँ पर बनती है डव नाम की जो पक्षी होती है वो। इसके अलावा ट्री की बात करते हैं तो पाम जो ट्री आपका यहाँ पर बनता है, पाल्मियारा ट्री जो है या पाम ट्री जो है वो यहाँ पर आपका क्या बनता है, स्टेट ट्री बनता है। इसके अलावा फ्लावर की बात करते हैं तो कंधल नाम का जो पुष्प है ये यहाँ का स्टेट फ्लावर बनता है, यानी कि राजकीय पुष्प बनता है। तमिलनाडु का जो मेन ऑक्यूपेशन है तो यहाँ के लोग मुख्यतः कृषि में ही इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पर फूड क्रॉप्स जैसे कि पैडी है यानी कि राइस है, मिलेट्स है, पल्सेस है यानी कि दालें हैं, इनको उगाया जाता है। कमर्शियल क्रॉप्स की बात करते हैं जिन्हें
बेचने के उद्देश्य से उगाया जाता है। शुगरकेन यानी कि गन्ना, कॉटन यानी कि कपास, सनफ्लावर यानी कि आपका जो सूरजमुखी होता है, कोकोनट है, कृषा है, चिलीज है और ग्राउंड नट है, ये यहाँ पर उगाया जाता है। प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करते हैं तो ट्री है, कॉफ़ी है, कार्डेमम यानी कि इलायची है और रबड़ है, इसका उत्पादन भी यहाँ पर किया जाता है। फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो पोंगल यहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है और जल्लीकट्टू नाम का जो खेल होता है वो पोंगल फेस्टिवल के दौरान ही आपका मनाया जाता है। इसके अलावा चिथरै फेस्टिवल भी यहाँ पर मनाया जाता है। अधिपुरुकु उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। नित्यांजलि डांस फेस्टिवल भी यहीं पर होता है। कंथुरी फेस्टिवल भी यहीं पर होता है। विलमकन्नी उत्सव यहीं पर होता है और नेवरथरी फेस्टिवल भी यहीं पर आपका मनाया जाता है। मैंने आपसे लोक नृत्यों को याद करने के लिए जो मैंने आपसे एक ट्रिक वाला सेशन डिस्कस किया था, उसी सेशन में मैंने आपको तमिलनाडु के प्रसिद्ध लोक नृत्यों को याद रखने की एक ट्रिक बताई थी कि ट्रिक आपको इस तरह से याद रखनी है कि भरत तुम पुलकित और कुमकुम से मिलो। अगर आप ये लाइन याद रखते हैं तो आपको 3 प्रसिद्ध फोक डांसेस याद हो जाएंगे तमिलनाडु के कि भरत तुम पुलकित और कुमकुम से मिलो। तो भरत से हम लोगों को याद रखना है भरतनाट्यम, पुलकित से हम लोग याद रखेंगे पुल्लियट्टम और कुमकुम से हम लोग याद रखेंगे कुमी नाम का जो लोक नृत्य आपका बनता है। तमिलनाडु के दूसरे शहरों की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनका जो निकनेम बनता है, चेन्नई शहर को कहते हैं गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ मौजूद है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, लेकिन गेटवे ऑफ साउथ इंडिया चेन्नई को कहा जाता है। कोयम्बटूर की बात करते हैं तो कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। इंजीनियरिंग सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी कोयम्बटूर काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा नीलगिरी की बात करते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। मदुरै सिटी को सिटी ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है और तिरुनेलवेली सिटी को सिटी ऑफ पैडी फील्ड्स भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध नेशनल पार्कों की बात करते हैं तो मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुखूर्ती नेशनल पार्क, अन्ननमलाई नेशनल पार्क और गोइंडी नेशनल पार्क यहीं पर आपके मौजूद हैं। आज का जो एमसीक्यू चैलेंज है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना है वो ये है कि पणजी शहर किस नदी के किनारे स्थित है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होस्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड कप कबड्डी चैंपियनशिप, ये किस शहर में आपका मौजूद है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। इसके अलावा जो लास्ट प्रश्न मैंने आप सभी से पूछा था उस प्रश्न का आंसर बहुत सारे विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही किया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किन किन विद्यार्थियों ने यहाँ पर सही जवाब दिया था। पिछले प्रश्न जो मैंने आप सभी से यहाँ पर पूछा था उस प्रश्न के बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में जो मैंने प्रश्न आपसे पूछे थे उसके बारे में बहुत सारे विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर दिया था। तो देखते हैं कौन कौन लोगों का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर आपका आया हुआ था। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। और अभी तक आपने अगर मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सब्सक्राइब होने के माध्यम से यहाँ पर पहुँच जाएगी। लास्ट क्लास की बात कर लेते हैं। और हाँ, जिन लोगों को जुड़ने में कोई भी समस्या आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मैंने कॉमेंट बॉक्स में यहाँ पर मैसेज भी पिन किया हुआ है। इस मैसेज में आप देख सकते हैं कि यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जीएस से संबंधित सारी पोस्ट आपको यहाँ पर इस वाले टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, अंकित गुप्ता जीके, और ज्योग्राफी से संबंधित सारी क्लासेज आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ से जाके सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। पिछले प्रश्न का आंसर कितने लोगों ने किया था? विजय कुमार जी ने मुझे बताया था कि आरबीआई के द्वारा जो मैंने आपसे पूछा था कि उस एप्लीकेशन का नाम क्या है जो लॉन्च की गई है, तो मनी ऐप, जो कि ब्लाइंड पर्सन्स के लिए यूज की गई है। मनी का फुल फॉर्म भी यहाँ पर विजय कुमार जी ने बताया है, मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर, और सी क्लिप का मतलब है वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, जो कि केवाईसी प्रोसेस में यूज की जाती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था, जैसे कि निशांत गुप्ता जी हैं, शेफाली सिंह जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया था, और आशुतोष बेहरा जी भी हैं, इसके अलावा संगीता प्रवेश जी हैं, नितेश रंजन हैं, निशु कुमारी जी हैं, योगेश सिंह जी हैं, शशि श्रीवास्तव जी ने भी सही आंसर किया है, श्रेया श्रीवास्तव ने भी पूरा आंसर यहाँ पर दिया कि मनी ऐप का फुल फॉर्म क्या बनता है और वी क्लिप का फुल फॉर्म क्या बनता है केवाईसी प्रोसेस में। इसके अलावा हम बात करते हैं, सोनाली साहू हैं, अरुणिमा साक्षी हैं, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दिया था। प्रिंस ऋषु जी हैं, शैलेश कुमार जी हैं, विशाल सिंह राजपूत जी हैं। इसके बाद और किन किन विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया था? बांदा मिश्रा जी हैं, वंदना मिश्रा जी हैं, माफ़ी चाहूँगा। इसके बाद और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का।
सुमित कुमार हैं, भरत सिंह जी हैं, शैली मिश्रा हैं, कविता बेहरा हैं, सैफाली सिंह जी का तो नाम मैंने ले लिया, पिंटू गुप्ता जी हैं, मंतोष कुमार हैं, रोहित पांडे हैं, कंचन दुबे हैं, शिवकांत श्रीवास्तव हैं, शशि सिंह जी हैं, पूनम ठाकुर जी ने काफ़ी डिटेल में यहाँ पर सब कुछ बताया है। और पूनम जी ने यहाँ पर यह भी बताया कि नरेगा योजना नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और मनरेगा में इसे कन्वर्ट किया गया था 2009 में। इसके अलावा निशु जी हैं, मनदीप्ता चैटर्जी ने भी बिल्कुल फुल फॉर्म यहाँ पर बताया है, मनोज कुमार हैं, श्रेया अग्निहोत्री हैं, संगीता मांझी हैं, सीमा मंडल हैं, इसके अलावा बनवार लाल हैं, इसके अलावा पिंटू जी तो हैं ही, मधुकर हैं, कंचन दुबे हैं, मिनाज वोरा हैं, शैलेश जी हैं, अनीता पांडे जी हैं, शैली मिश्रा, इन सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब दिया है और सभी यहाँ पर बधाई के पात्र हैं। अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई कर लीजिएगा, और एक बार चाहें तो आप स्क्रीनशॉट और ले सकते हैं क्वेश्चन का, अगर आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं देन, कि किन क्वेश्चन का हमें आंसर यहाँ पर करना है, ये रहे वो प्रश्न। इसी के साथ इस सेशन को हम लोग करेंगे समाप्त, और एज यूजुअल आपकी क्लास 2 दिन से 12 बजे ही हो पा रही है, सुबह कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पा रही है, लेकिन कल पूरी कोशिश करेंगे सुबह 7 बजे ही करंट अफेयर्स में आपके साथ लाइव जुड़े। धन्यवाद।